जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय से बने हुए तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, क्रिस वुड। ये हैं क्रिस वुड जो कि जेफरीज में काम करते हैं। इनका एक बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है एफआईज की इंडिया के स्टॉक मार्केट में वापसी हो सकती है, उसके लिए 2 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। कौन सी वो कंडीशंस है जिनके कारण एफआईज इंडिया में वापस आ सकते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंडीशन है, अगर ग्लोबल एआई स्टॉक्स में, चिप स्टॉक्स में पीक बन जाए। इनका इससे क्या मतलब है? फिलहाल जो एफआईज हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो यूएस के, ताइवान के टेक स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं जो चिप्स बनाते हैं, जो एआई में बड़ा काम करें। इंडिया में ऐसा कोई बड़ा प्लेयर नहीं है एआई में जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है एआई में, क्योंकि आजकल आपको पता है एआई हर चीज में आ गया हुआ है और इन्वेस्टर्स भी एआई में पैसा लगाना चाह रहे हैं और उनकी वैल्यूएशन, एआई स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है और वो अच्छे खासे रिटर्न्स भी कमा के दिए उन्हें अपने इन्वेस्टर्स को। इनका कहना है जैसे ही ये एआई हाइप कम होती है, कूल्स डाउन होती है, उसके बाद जितने भी ये फंड हैं, एफआईएज हैं, ये ओल्ड इकोनॉमी जहां पर ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ मार्केट्स हैं, वहां पर अपना पैसा डिप्लॉय करेंगे। ग्रोथ मार्केट में पहला नंबर किसका आता है? इंडिया का। जैसे ही एआई की पीक बनती है एफआईज इंडिया में वापस आ सकते हैं। इनका दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो इन्होंने कहा है, वो है अगर इंडियन इक्विटी मार्केट में शार्प डोमेस्टिक करेक्शन देखने को मिलती है। क्योंकि एफआईज वेट करें हैं वैल्यूएशन रीसेट हो जाए। फिलहाल इंडियन इक्विटी मार्केट्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं। एफआईज उन मार्केट्स में अपना पैसा डिप्लॉय करने अच्छा समझेंगे जहां पर वैल्यूएशंस कम है, ताकि उनको अच्छे खासे रिटर्न्स बन सके। और एफआईज को ये भी लगता है, अगर जैसे आपने देखा होगा जनवरी में 1-2 महीनों से जो एसआईपी के फ्लोज हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में पैसा ज्यादा जा रहा है। अगर ऐसा होता है कि एसआईपी के फ्लो लगातार कम होते हैं, इसके कारण इंडियन इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण जो एफआईज होंगे इस डिप को बाय करेंगे और इंडिया में पैसा वापिस आएगा। वो वेट करें जब इंडियन इक्विटी मार्केट्स क्रैश कर दे, इंडियन इक्विटी मार्केट्स गिर जाए। गिरने का एक ही कारण बन सकता है, जब हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी करना बंद कर दें, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं जिन्होंने इक्विटी मार्केट को इंडिया की गिरने से बचाया हुआ है। ये सारी बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट ग्रीड एंड फेयर में बताई हुई हैं और उन्होंने कुछ और पॉइंट्स बताए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। उनका कहना है कि एफआईज ने 2024 अक्टूबर से इंडियन इक्विटी मार्केट में लगभग $32 बिलियन का माल बेच दिया, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। उनके पीछे इतना ज्यादा एफआईज के माल बेचने का कारण था वैल्यूएशन गैप, क्योंकि इंडियन इक्विटी मार्केट्स चाहे ऊपर से, आपने देखा होगा आपकी स्टॉक, आपका जो पोर्टफोलियो होगा ऊपर से 30-40% करेक्ट हो गया होगा अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर तो आपने सारा कूड़ा करकट माइक्रो कैप उठा के रखा हुआ तो आपका स्टॉक मतलब 90% भी क्रैश हो सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ओला जैसे स्टॉक है, मीशो जैसे स्टॉक है, जितने भी न्यू एज कंपनीज आईपीओ लेकर आई थी, वो वाले स्टॉक्स हैं, तो आपके पोर्टफोलियो का बहुत बुरा हाल हो सकता है। बट क्रिस वुड जी का कहना है जो इक्विटी मार्केट से एफआई लगातार बिकवाली करें, उनके पीछे का कारण है आज भी इंडिया की जो इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, एनएसई है, वो प्रीमियम पर ट्रेड करिए एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स। जितनी भी बाकी इमर्जिंग मार्केट है उसकी आज भी बहुत कम वैल्यूएशन है हमारी इक्विटी निफ्टी के मुकाबले में, जिसके कारण जो एफआईज हैं वो थोड़ा डर रहे हैं इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करने को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट को और बढ़ते हैं, वो है डोमेस्टिक रेजिलियंस। इसका क्या मतलब है? जितना भी इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स एसआईपी कर रहा और नेशनल पेंशन सिस्टम है, उन्होंने इंडियन इक्विटी मार्केट को एक हिसाब से बचाया हुआ है मार्केट क्रैश से, क्योंकि जिस हिसाब से एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, अगर ये ऐसा आज से 10-15 साल पहले हुआ होता तो निफ्टी 70 से 80% तक भी क्रैश कर सकता था, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में अपना माल बेचा इंडियन इक्विटी मार्केट में। लेकिन क्योंकि हमारे आजकल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के हाथ बहुत मजबूत है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार एसआईपी कर रहे हैं, जिसके कारण निफ्टी में आपको इतना बड़ा कोई क्रैश देखने को नहीं मिला। आज भी निफ्टी ऊपर से 5 या 7% ही नीचे है। इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद, दुनिया में पूरा युद्ध का माहौल है, उसके बावजूद भी निफ्टी ऊपर से 7-8% ही नीचे है, लेकिन आपके स्टॉक्स हो सकते हैं 30-40% भी नीचे हो। और दूसरा कारण है आईटी सेक्टर, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जो निफ्टी में आईटी सेक्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है। आईटी में एआई का डर बना हुआ है, जिसके कारण एफआईज लगातार आईटी के स्टॉक्स को बेच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितने भी ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं, ये आगे आने वाले टाइम में एआई इनका काम खत्म कर देगा, जिसके कारण आईटी के स्टॉक्स में आपको भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में उन्होंने इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर भी बात कही है। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उनको क्या लगता है इंडिया लॉन्ग टर्म में कैसा कर सकता है? उनका कहना है जैसे मर्जी चाहे एफआईज शॉर्ट टर्म में इंडिया की मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, बट इंडिया की
कि लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म स्टोरी की ग्रोथ स्टोरी में इंडिया में कोई भी कमी नहीं है। सो उनका कहना है जो कॉर्पोरेट अर्निंग है इस साल 15% रह सकती है नेक्स्ट फिजिकल ईयर में, मतलब अगले साल के फिजिकल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में कॉर्पोरेट अर्निंग 15% रह सकती है। सो अगर कॉर्पोरेट अर्निंग 15% रहती है तो निफ्टी भी आपको 10-12% के रिटर्न दे सकता है। और उसके बाद उन्होंने कहा जो बैंक लोन ग्रोथ है वो भी 13% की है। सो जो दर्शाता है कि इंडिया की इकोनॉमिक साइकिल बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, क्योंकि लोन तो तभी लेंगी ना कंपनी जब उनका बिजनेस बढ़ रहा हो, जब उनके पास काम हो, तभी तो बैंक्स के लोन बढ़ेंगे ना, तभी तो बैंक्स की लोन ग्रोथ बढ़ेगी। सो उनका कहना है बैंकिंग में भी काफी बढ़िया काम चल रहा है। और दूसरा तीसरा पॉइंट उनका है केपेक्स बूम। सो जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़िया पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण केपेक्स से भी इंडिया की इकोनॉमी बूम हो रही है। सो उनको लगता है मैक्रो आउटलुक में कोई भी कमी नहीं है इंडिया के इकोनॉमी में। सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंडिया की पूरी तरह से इंटैक्ट है। सो अब बात कर लेते हैं ट्रंप की। सो ट्रंप को मिडिल ईस्ट ने झटका दे दिया। सो मिडिल ईस्ट जो यूएसए में $5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने वाला था, उस पर अब मिडिल ईस्ट सोच रहा है। क्योंकि अगर आपको पता हो जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना था तो ट्रंप सबसे पहले मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को उसने विजिट किया था और उसने कहा था कतर ने मुझे इतने पैसों का इन्वेस्टमेंट का यूएसए में प्रॉमिस किया, सऊदी अरेबिया ने इतने पैसों का इन्वेस्टमेंट किया। सो अब जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यूएसए में इन्वेस्टमेंट करने वाले थे गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देश, वो अब स्टेक पर लग चुके हैं, वो इसको रिव्यू कर रहे हैं। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ कितने की इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉमिस हुए थे। सो यूएई ने $1.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएस में करने का प्रॉमिस किया था, जो कि अब उसने होल्ड पे रख दिए हैं। और वहीं कतर ने $1.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया था ट्रंप से, उसको भी उसने अब अंडर रिव्यू डाल दिया हुआ है। और तीसरा सऊदी अरेबिया में $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, उसको भी उसने डिले कर दिया हुआ। और कुवैत का भी कहना था 2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का, उसको उस पर उसने पॉज लगा दिया। सो जितना भी ये $5 ट्रिलियन यूएसए में जाना वाला था, उसको अब ये सारे देश रिव्यू कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इतना पैसा देना उचित भी होगा यूएसए को या नहीं। सो अब बात कर लेते हैं जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, इन्होंने ऐसा डिसीजन लेने पर क्यों मजबूर हो गए। सो उसके पीछे के 4 कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट में अब ईरान भारी बमबारी कर रहा है, जिसके कारण उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सो उनको लगता है अब उनको जो ये पैसा वो यूएसए में इन्वेस्ट करने वाले थे, उसकी बजाय वो अपने डिफेंस पर खर्च करें, मिलिट्री को अपग्रेड करें, ताकि भविष्य में उन पर ऐसा हमला ना हो। और दूसरा उनके उनके बहुत बढ़िया बढ़िया ठिकाने, जो इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनाई हुई थी, उन्होंने कांच की, उस पर ड्रोन हमले कर रहा है ईरान, जिसके कारण उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। सो उनको अब ये पैसा अपनी डोमेस्टिक रिपेयर करने के लिए, चीज़ें रिपेयर करने के लिए ज़रूरत में पड़ेगा। सो वो अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी डैमेज हुआ है ये सारी स्ट्राइक्स में, ये सारे अटैक में, सो उस पर वो खर्च करना चाहते हैं। और अगला कारण है इकोनॉमिक शॉक। क्योंकि आपको पता है जैसे जो जितना भी ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, और इनका मोस्टली जो ट्रेड होता था वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ही जाता था। जितना भी ये कच्चा ऑयल दुनिया भर को बेचकर पैसा कमाते थे और इतने अमीर शेख हो गए, वो सारा तेल से पैसा आना भी अब बंद हो गया। और दूसरा जितना भी ये एयर स्पेस इनकी, आपको पता है ये कतर एयरवेज दुनिया की सबसे मानी हुई एयरलाइंस, और दुबई की भी एयरलाइन एमिरेट्स बहुत बढ़िया एयरलाइन है। सो ये टूरिज्म और अपनी एयरलाइन सेक्टर से अच्छा खासा पैसा कमाते थे, वो भी क्योंकि अब एयर स्पेस भी बंद हो गया, उसके कारण इनके प्रॉफिट्स पे अच्छा खासा डेंट पड़ा है। सो इनके पास अब कैश की भी कमी हो गई है। सो अगर कैश नहीं बचेगा तो ये अमेरिका में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। सो अगला कारण है सेफ्टी फर्स्ट। सो जैसे पता है इनका कहना है, जितने भी ये गल्फ देश हैं, इनका कहना अगर हम आप ही खुद ही नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तो ये जो इतनी इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया भर में करना चाह रहे थे, ग्लोबल एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, वो उसका क्या ही फायदा है। सो सबसे पहले तो ये खुद पर पैसा खर्च करें। सो इस कारण से भी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट यूएस में करने का डिसीजन को डिले कर दिया। सो नेक्स्ट अगला कारण है पॉलिटिकल लेवरेज। सो जैसे आपको पता है ट्रंप पैसे का भूखा है, उसको हमेशा पैसे की क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उसका हमेशा दिमाग पैसे में चलता है। सो उनका कारण ये भी है पोज करना इन्वेस्टमेंट, ताकि यूएसए पर प्रेशर बन सके, ताकि वो जल्द से जल्द सीज फायर कर दे। क्योंकि यूएसए का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा, यूएसए तो बहुत दूर बैठा हुआ है। जितनी भी मिसाइलें चल रही है वो इन देशों पर, दुबई पर, कतर पर, सऊदी अरेबिया पर चल रही हैं। सो जिसके कारण वो यूएसए पर, ट्रंप पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, ताकि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सो अब बात कर लेते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्टॉक आज 14% तक क्रैश कर गया। सो इसके पीछे का कारण था जो कि एलपीजी, जो कि गैस की सप्लाई हो नहीं पा रही, शॉर्टेज बनी हुई है मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण। क्योंकि ये जो बनाते हैं मोल्डिंग करके, ये प्लास्टिक बनाते हैं जो कि यूज में आता है एसीज के कंपोनेंट्स बनाने में, वॉशिंग मशीन बनाने में। क्योंकि बाहर तो आपने देखा होगा जितना भी एसी बनता है बाहर का स्ट्रक्चर तो प्लास्टिक का होता है ना, वॉशिंग मशीन का भी। सो ये उस काम में इनको गैस की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। अब इनके पास गैस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। सो जिसके कारण आज इनके स्टॉक में 14% से 15% की गिरावट देखने को मिल रही है।
सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।